हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने आपको क्लास 12th के अवकल समीकरण के कुछ वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसे आपने देखा होगा। समघात अवकल समीकरण जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आज इस वीडियो में अगला इंपॉर्टेंट थ्योरी में लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीछे जो भी मैंने आपको करा रखा है वो आपको आना चाहिए, और इसको थोड़ा सा इसमें भी एक वर्किंग रूल रखता है, जो कि वर्किंग रूल हमें आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वर्किंग रूल इसका क्या होता है, तो सबसे पहला रूल तो यही है कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप उसको dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में बनाएंगे। ठीक, ये पहला फॉर्म बता रहा हूँ आपको। एक dx/dy भी आता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अभी आपको बस ये समझना है कि dy/dx प्लस py बराबर क्या है, q। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको हम dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में बदलेंगे। ठीक, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि dy/dx क्या है, केवल एक होना चाहिए, और y केवल दो जगह होना चाहिए, एक ये जगह और एक ये जगह। अगर y इससे अधिक जगह आता है तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन का फॉर्म बदल जाएगा। ठीक, दूसरा कंडीशन आता है कि हमें IF निकालना होता है, जिसे समाकल गुणांक कहते हैं। ठीक, जिसे हम समाकल गुणांक कहते हैं, और समाकलन गुणांक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है e के घात समाकलन pdx। ठीक, ये फॉर्मूला होता है उसका। अब करते क्या है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना के भी हमारे पास एक इक्वेशन बनता है, और मैं आपको दूसरी तरीका बताता हूँ कि डायरेक्ट मान के भी कैसे कर लेना है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है आपको, कि जो ये इंटीग्रल फैक्टर समाकल गुणांक निकल कर आता है, इसका इस समीकरण में गुणा कर दिया जाता है। तो लिखते हैं कि e के घात समाकलन pdx का इसमें इन दो पूरे में गुणा करने पर, तो जब गुणा करते हैं तो e के घात समाकलन pdx ब्रैकेट में dy/dx प्लस py बराबर q रहता है। ठीक, और इधर भी गुणा करेंगे तो e के घात समाकलन pdx इंटू q होगा। ठीक, अब जो ये e के घात pdx होता है, ये बनाता क्या है, तो जैसे इसको इसमें गुणा करते हैं तो e के घात समाकलन pdx इंटू dy/dx। ठीक, ये रहता है, और जैसे इसमें गुणा करते हैं तो py e के घात समाकलन pdx होता है। ठीक, ये आपको थोड़ा समझना होगा। इसी को थोड़ा सा तोड़ के हम क्या लिखते हैं कि y, ठीक, y d/dx e के घात समाकलन pdx। ठीक, आप सोचेंगे ये मैंने कैसे लिख दिया, तो थोड़ा सा बस यहाँ पे समझना है। ये देखिए, ये मान लेते हैं कि अगर जब मैंने इसको इसमें गुणा किया इस टर्म में, और एक बार इसमें गुणा किया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि dy/dx किसका हो रहा है, y का हो रहा है। dy/dx किसका हुआ है, y का। यानी कि अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, इस टर्म को, ठीक, इस टर्म को अगर हम फर्स्ट मान लेंगे और इस टर्म को सेकंड मान लेंगे, तो पहले को छोड़ देना है दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ देना है पहले का अवकलन। तो जब हम इसका अवकलन करते हैं तो e के घात इसका अवकलन यही रह जाता है, लेकिन जब इसका अवकलन करते हैं तो ये p बाहर dx का समाकलन x, तो उसका हमें अवकलन भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये टर्म हमें निकल के मिलती है। ठीक, समझाता हूँ मैं आपको, तो थोड़ा निकल सकता है। देखिए कैसे करूँगा इसे, e के घात समाकलन pdx इंटू d/dx किसका, तो y का। मैंने ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस अब मैंने y को छोड़ दिया d/dx किसका, तो e के घात समाकलन pdx का। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब सोचेंगे कि ये p कहाँ गया, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अवकलन के रूप में लिखा है। e के घात समाकलन pdx मैंने ये लिखा, d/dx y का। अब y को छोड़ दिया d/dx, क्योंकि इसमें पहले से अब कहीं d/dx नहीं है, इसमें कहीं d/dx हमारा नहीं है, लेकिन इसमें d/dx लिया है हमने, यानी कि इसका अवकलन के रूप में हमने लिख दिया इसे। तो d/dx e के घात समाकलन pdx। सोचिए कि अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, जबकि इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ये आया। इसका अवकलन करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा। अब सोचिए कि y को मैंने साइड रखा, d/dx इसका अवकलन, तो e के घात इतने का अवकलन यही रह जाएगा। दोबारा जब इसका सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो समाकलन pdx में p बाहर आ जाएगा, और जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन से समाकलन हमारा कट जाएगा, तो बचेगा केवल क्या, p। वही p हमारा ये बाहर निकल कर आता है। फिर सुनिए एक बार, मैंने कहा d/dx e के घात समाकलन pdx, तो e के घात समाकलन कुछ भी रहता है, समाकलन अवकलन वही रह जाता है। तो e के घात इसका अवकलन
यही होगा। लेकिन जब इसके घात को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो p कांस्टेंट बाहर आएगा, समाकलन dx, और घात में अवकलन भी करना है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं e के घात 5x रहता है तो हम लिखते हैं इसका अवकलन क्या होगा, तो e के घात 5x इंटू 5 लिखते हैं, ये लिखते हैं हम, यानी कि इसका अवकलन एक बार तो यही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे एक बार ऐसे रख दिया। लेकिन जैसे घात का सॉल्व करेंगे तो p कांस्टेंट बाहर आएगा, और जब d बाई डी एक्स समाकलन dx करेंगे, सोचिए कि जब इसका अवकलन करेंगे तो e के घात समाकलन p dx ही रहेगा, लेकिन जब इसका d बाई डी एक्स करेंगे पावर का तो ये p dx होगा, p कांस्टेंट आके बाहर आ जाएगा और अवकलन समाकलन काट देंगे एक दूसरे को, केवल p बाहर बचेगा। इसका मतलब क्या है कि ये p हमारा बाहर निकल कर आ जाता है। तो सोचिए ये पहला टर्म मान लें, अगर ये दूसरा टर्म मान लें तो फर्स्ट को छोड़ देना है, दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ देना है पहले का अवकलन, यानी कि ये टोटल टर्म d बटा डी एक्स ई के घात समाकलन p dx इंटू वाई है। ठीक, फर्स्ट सेकंड का अवकलन, सेकंड फर्स्ट का अवकलन, तो सेकंड और फर्स्ट का जो ये फॉर्मूला है उसको मैंने एक जगह लिख दिया है। अब यही जो टर्म आता है, ये वाला टर्म, ये हिस्सा जो कि इसके बराबर था, ठीक, इसके बराबर में ये टर्म साथ साथ चल रहा है, ई के घात समाकलन p dx, इसके बराबर में ई के घात समाकलन p dx, और इसके भी बराबर में ई के घात समाकलन p dx इंटू क्यू भी है। ठीक, क्यू भी साथ में चल रहा है, इतना टर्म चल रहा था। अगर यही dx को हम उधर भेज दें तो ये क्या हो जाता है, ई के घात समाकलन p dx, ठीक, चूंकि d आगे हैं अभी, इंटू वाई बराबर ई के घात समाकलन p dx इंटू क्यू, और इधर dx आया। ठीक, तो इधर भी d है, इधर भी d है हमारा, तो इस d को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं हम इसका। ठीक, तो इसका तो समाकलन के लिए बस ये d हंसेगा, क्योंकि dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। तो जब dx का समाकलन x होता है तो d इतने का समाकलन इतना ही रह जाएगा। ठीक, बराबर। अब इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, i इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड को समाकलन करना पड़ेगा हमें, ये dx और प्लस में x ही लिखते हैं। तो ये हमारा जो रूप है ये बनकर आता है। ठीक, इसका हम डायरेक्ट प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको e के घात समाकलन p dx को क्या कहते हैं, if, यानी कि if इंटू वाई, if इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी, ये हमें लास्ट में अंतिम में करना होता है। तो जो मैंने आपको इतना बताया, आप ये टर्म ना करके आप डायरेक्ट इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहना क्या है यहाँ पर कि जो अब तीसरा पद होगा हमारा, इन सभी को मिटा देना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जो तीसरा टर्म होगा हमें वो ये रखना होगा, y इंटू आई एफ बराबर समाकलन i इंटू एफ क्यू डी एक्स प्लस सी, ये तीसरा टर्म हमें करना होता है। ठीक, तो रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए ये सारे टर्म हमें, ये तीन जो पद हैं वो अपनाने पड़ते हैं। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी को सॉल्व करने पर ये आगे चल कर आता है। ठीक, तो मैं डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। एक आपको क्वेश्चन इस पे करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 1, ये मैंने क्वेश्चन मान लिया। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि डी वाई बाई डी एक्स के पास कितना होना चाहिए, 1, लेकिन इसके पास ये है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएंगे, तो अगर इसी पद से सब में भाग देते तो यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सभी पद में भाग देने पर, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सभी पद में भाग देने पर, तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, तो डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई, जब इसमें भाग देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म बचेगा हमारा। अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू लिखना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, पी वाई बराबर क्यू, यानी कि 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्यू बन रहा है। तो जब इस टर्म की इससे तुलना करते हैं, इसको मिलाते हैं, तो हमें p की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये p की वैल्यू मिली हमें। दूसरा किसका चाहिए, q का, तो ये तो q का ऐसे ही मिल रहा है, q का मान 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा।
ठीक, तो हमने P और Q की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली अपने से। अब क्या करना है कि जब P और Q की वैल्यू मिल जाए तो आपको IF निकालना है, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखा भी था। ठीक, तो जब इसका हम IF निकालते हैं, समाकलन गुणांक निकालेंगे, तो IF का फॉर्मूला होता है e के घात समाकलन P dx। ठीक, ये फॉर्मूला लिखा था अभी। e के घात समाकलन P का मान -x/1 - x² dx, ये बना। P की वैल्यू दी, ये बन गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये ध्यान रखना है, ये 1 - x² जो है ये कहीं ना कहीं से फॉर्मूला निकालता है या कुछ बन जाता है। अगर 1 - x² को मैं t मान लूँ इसके लिए, तो एक का अवकलन 0 -x² तो -2x और dx बराबर dt। तो हमें चाहिए -x dx, यानी कि -x dx बराबर में dt/2, ये निकल कर आया हमारा। इसका मतलब क्या है, तो e के घात समाकलन -x dx dt/2, तो dt/2 बाहर ले लिया। ठीक, इसको क्या माना है मैंने, t, चूंकि ये नीचे है तो 1/t, 1/t dt क्या होता है, तो log t, तो 1/2 log t, और जब इसको इसके ऊपर भेजेंगे, क्योंकि log m log n या n log m, चूंकि हम जानते हैं कि अगर n log m होगा तो हम इसे log m की पावर n लिख सकते हैं। तो ये जो पावर 1/2 इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि e के घात log t के घात 1/2 बचेगा। ठीक, हमने इतना ये कर लिया। ये बताइए कि आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि जब e और log एक साथ आ जाते हैं, e के पावर में log आता है तो वो हट जाता है। इसका मतलब कि वैल्यू देगा t के घात कितनी, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो t का घात 1/2 निकल कर आया है वो हमारा IF है। लेकिन t में नहीं रखना, t को हमने क्या माना है, तो 1 - x², यानी कि t का मान 1 - x², 1/2 का मतलब अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट में 1 - x² हमारा IF है। ठीक, तो ये मैंने 2 स्टेप सारे कर लिए इसमें। ठीक, इन 2 स्टेप को आपको बस समझना था। अब इसका मान क्या आया है हमारा, तो ये आया है अंडर रूट में 1 - x², ये हमारा IF का मान आया है। जो मैंने आपको थर्ड तरीका बता रखा था, तीसरा बिंदु बताया था, वो तीसरा क्या कहता है कि अगर dy/dx वाला टर्म है, ये वाला, तो अगर d/dx वाला टर्म है तो वो करना क्या है, तो y × IF बराबर समाकलन e के घात, डायरेक्ट लिख सकते हैं, IF × q × dx प्लस में c, मैं इतना लिख सकता हूँ। ये तीसरा इक्वेशन था। IF की वैल्यू क्या आई है, ये तो अंडर रूट में 1 - x², अंडर रूट में 1 - x²। ठीक, ये होगा अंडर रूट में 1 - x²। क्यू, तो क्यू ये रहा, यानी कि 1/1 - x², ये क्यू की वैल्यू, इंटू dx, तो इंटू dx प्लस c, यानी कि y अंडर रूट 1 - x² समाकलन, इसकी पावर 1 है, कटाएंगे तो ये उल्टा बनेगा, अंडर रूट में 1 - x² इंटू dx प्लस c। ये कैसे हो गया, तो अरे भाई अंडर रूट x में 1/x से गुणा करेंगे तो ये 1/√x आएगा, इस तरीके से। तो मैंने कह दिया कि ये टर्म हमारा बन गया। अब आप ये सोचिए कि जो ये यहाँ टर्म बना है y अंडर रूट 1 - x², ये टर्म समाकलन 1/√1 में 1 - x² dx किसका फॉर्मूला है, तो जो ये है ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, प्लस में क्या c। तो यही जो टर्म है, यही जो पद आया है, ये हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन है। ठीक, तो आपको 3 टर्म अप्लाई करनी होती हैं, 3 पद रखने होते हैं, और इससे हमारा जो अवकल समीकरण है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन लेंगे इस पर, छोटा सा आसान सा। जैसे मान लेते हैं जो अगला क्वेश्चन है हमारा, sec x इंटू dy/dx। ठीक, sec x इंटू dy/dx y sin x, ये जो है मान लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अब कैसे जानेंगे कि इसी फॉर्म का है, dy/dx का है, तो मैंने आपको बता रखा है कि y कितनी जगह मिलेगी, 2 जगह, एक y ये रहा, एक y ये 2 जगह है, यानी कि dy/dx का टर्म है।
तो सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई इधर आना चाहिए, तो माइनस वाई बराबर क्या, तो साइन एक्स। अब चूंकि जो डी वाई बाई डी एक्स है इसके पास एक होना चाहिए, तो सेक एक्स से जब सभी में भाग देंगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस, बराबर नहीं प्लस, माइनस है तो माइनस के 1 सेक एक्स इंटू क्या, तो y बराबर साइन एक्स बटा में सेक एक्स, ये बनेगा हमारा। ठीक, तो ये पद हमारा निकल कर चला आया। अब यहाँ से जब चुनेंगे तो ये जो टर्म है ये p है, ये क्या है, q है। तो जब p और q मिल जाए तो हमें क्या निकालना होता है, if। जब p और q मिल जाए तो हम क्या निकालते हैं, if। अब if का फॉर्मूला क्या है, तो e के घात समाकलन p dx, ये है e के घात समाकलन p dx। अब e के घात समाकलन p का मान माइनस के 1 सेक एक्स और माइनस के 1 सेक एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि e के घात अगर माइनस को मैं बाहर कर दूं तो 1 सेक एक्स को क्या कहते हैं, कॉज एक्स इंटू डी एक्स, ये बना। ठीक, तो 1 सेक एक्स को मैंने कॉज एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया। अब e के घात माइनस कॉज एक्स का समाकलन क्या होता है, तो साइन एक्स, कॉज एक्स का समाकलन साइन एक्स। ठीक, तो ये जो है हमारा if निकल कर चला आया। ठीक, यानी कि if बराबर में, if बराबर e के घात माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉज एक्स का समाकलन का फॉर्मूला होता है साइन एक्स। ठीक, तो ये हमें if मिला। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जब आपको ये मिल जाए तो आपको लिखना है y इंटू आई एफ बराबर समाकलन if इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब if, तो y इंटू आई एफ की वैल्यू ये रही, यानी कि e के घात माइनस साइन एक्स बराबर आई एफ, यानी कि e के घात माइनस साइन एक्स, e के घात माइनस साइन एक्स डॉट q। तो q का जो मान ये रहा, यानी कि साइन एक्स बटा सेक एक्स। ठीक, अब इंटू डी एक्स प्लस सी साथ में चलता रहेगा, क्योंकि c हमने फॉर्मूले से लिया है। y इंटू ई के घात साइन एक्स बराबर e के घात माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स और 1 सेक एक्स को कॉज एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी, ये बना हमारा। ठीक, अब ये जो टर्म है थोड़ा बड़ा है, सोचिए कैसे करेंगे इसको। तो हम मान लेते हैं साइन एक्स को t, साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स डी एक्स बराबर टी टी, यानी कि e के y इंटू ई के घात माइनस टी बराबर, इससे कोई दिक्कत नहीं, अब इसे बदलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। e के घात साइन एक्स को क्या माना t, तो e के घात माइनस टी। ठीक, साइन एक्स को t माना तो कॉज एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, dt। ठीक, ये मिला हमें, यानी कि e के घात माइनस टी, साइन एक्स को हमने t माना तो कॉज एक्स डी एक्स की वैल्यू dt, प्लस में क्या है तो c पुट कर दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लाइए कि जो ये क्वेश्चन अब बना है हमारा, ये टर्म जो बना है यहाँ पे, ये वाला टर्म, ये किसका है, आइलेट पे आइए। अब आइलेट क्या कहता है कि अलजेब्रा पहले, उसके बाद e होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, चरघातांकी। तो ये जो है हमारा फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y e के घात माइनस टी बराबर, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट को छोड़ देना होता है, समाकलन e के घात माइनस टी डी टी माइनस समाकलन d बाई डी टी फर्स्ट, यानी कि t समाकलन e के घात माइनस टी डी टी और फिर बंद करके डी टी। ये मैंने जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया। अब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो y e के घात माइनस टी बराबर t, e के घात माइनस टी का समाकलन e के घात माइनस टी और माइनस टी के पास -1 है, यानी कि -1 बटा में। चूँकि -1 समाकलन में अगर गुणा में होता है तो भगा में, और भगा में हो तो गुणा में, और अवकलन में यदि गुणा में हो तो गुणा में, और भगा में हो तो भगा में लिखते हैं। तो हमने ये -1 माइनस टी का -1 नीचे लिख लिया, माइनस बड़ा समाकलन टी बाई डी टी, डी बाई डी टी, टी का अवकलन 1,
यानी कि इसका अवकलन 1 और e के घात माइनस टी का e के घात माइनस टी बटा माइनस 1 इंटू डी टी। एक और बचा, प्लस में सी साथ में चलता रहेगा। तो y e के घात माइनस टी बराबर माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी माइनस माइनस प्लस ई के घात माइनस टी डी टी प्लस सी। तो y e के घात माइनस टी बराबर माइनस टी ई के घात माइनस टी प्लस ई के घात माइनस टी और फिर इसका समाकलन में -1 प्लस सी। तो ये प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस, यानी कि y e के घात माइनस टी बराबर माइनस टी ई टी माइनस ई के घात माइनस टी प्लस सी। ई के घात माइनस टी दोनों में कॉमन है, यानी कि ई के घात माइनस टी बराबर माइनस ई के घात टी माइनस के साथ भी कॉमन है, माइनस के साथ कॉमन है। माइनस ई के घात माइनस टी कॉमन लेंगे तो केवल टी बचा प्लस का, ये टोटल कॉमन तो ये प्लस का 1 प्लस सी। टी को आपने शुरू से क्या माना है? साइन एक्स। तो y e के घात माइनस साइन एक्स माइनस ई के घात माइनस साइन एक्स और t तो साइन एक्स प्लस 1 इंटू सी, प्लस में सी। ठीक, अब इसको अगर हम इधर कर दें तो y बराबर माइनस ई के घात माइनस साइन एक्स, चूँकि ये गुणा में है तो इधर आके भागा में, ठीक, साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी के बटा में ई के घात माइनस साइन एक्स, ये बनेगा। इससे ये कटा और इससे नहीं कटेगा, यानी कि जो इसका सल्यूशन है वो कुछ मिलेगा y बराबर, ये कट गया तो माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस ई नीचे माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो किसका होगा? प्लस का, यानी कि सी ई के घात साइन एक्स। यही जो है हमारा इस समीकरण का सॉल्यूशन है। तो ये पहला फॉर्म था जिसमें dy बाई डी एक्स को हमें सॉल्व करना था। ठीक, अगला फॉर्म dx बाई डी वाई का होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। ऐसे ही सब करना है, बस थोड़ा सा आपको बस वर्क रूल जो है, वर्किंग रूल जो है वो आपको याद करना है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होते हैं लेकिन आसान होते हैं क्योंकि ये प्रोसेस पे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इस तरीके की मैं आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड करता रहूँ।